गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिकेबल डिजीज़ में आज देखने वाले हैं हम लोग डिप्थेरिया का, जिसको हिंदी में कहा जाता है गलघोंटू। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, यानी कि सारा टॉपिक देखेंगे डिप्थेरिया के बारे में। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डिप्थेरिया होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि डिप्थेरिया जो है एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक बीमारी होती है, यानी कि हाईली कॉन्टागियस बीमारी होती है। यह मुख्य रूप से जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन सी होती है? तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है नाक हो गया, गला हो गया और टॉन्सिल हो गया, ये सब जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, तो डिप्थेरिया मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं? तो नाक, गला, टॉन्सिल, ये सब होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए कि डिप्थेरिया मुख्य रूप से किस जगह को प्रभावित करता है, तो आपको बताना है ऊपरी श्वसन तंत्र को। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन सा होता है? तो नाक, गला और टॉन्सिल होता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है ना कि एक भूरे सफ़ेद रंग की नकली झिल्ली बन जाती है, जो कि सांस लेने में रुकावट पैदा करती है। इसे हिंदी में गलघोंटू कहा जाता है। डिप्थेरिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? गलघोंटू कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, यही था डिप्थेरिया का इंट्रोडक्शन। यह आप लोग लिख सकते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं इसके डेफिनेशन पे कि डिप्थेरिया का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है ना, एग्ज़ाम में आप लोग से पूछा जाएगा कि डिप्थेरिया के बारे में बताइए, उसके लक्षण बताइए, प्रबंधन बताइए, उपचार बताइए। तो आपको एकदम टॉपिक वाइज लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। सेकंड नंबर में क्या लिखना है? परिभाषा और अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद लिखना है ऐसे, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। आपके लिखावट पर ही आपको मार्क्स मिलती है, आपके पॉइंट पर ही आपकी मार्क्स मिलती है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन है कि डिप्थेरिया जो है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक तीव्र जीवाणु संक्रमण है, जो मुख्य रूप से टॉन्सिल, ग्रसनी और नाक को प्रभावित करता है और शरीर में शक्तिशाली टॉक्सिन जहर बनाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट असाइनमेंट बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपसे कॉजेज पूछा जाए कि कारण क्या है डिप्थेरिया का, तो आप लोग डिप्थेरिया का कारण बता सकते हैं कि कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। किस बैक्टीरिया के कारण डिप्थेरिया होती है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। यानी कि आप एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, 4 लाइन के थ्योरी में आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी बन जाए, असाइनमेंट भी बन जाए और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। चलिए यहाँ पे है कि संचरण के तरीके। पहला हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़े डेफिनेशन, अब तीसरे नंबर में है संचरण के तरीके, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यह जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति, यानी कि जिसको डिप्थेरिया हुआ है, उस व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान हवा में जो छोटी छोटी बूंदे द्वारा दूसरे के फेस पर पड़ते हैं, हवा में जो वो फैलते हैं, उसी से हो जाता है दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन। इसीलिए कहा गया है इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉप के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा है इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में सीधा संपर्क, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मरीज के सीधे संपर्क में आने से या उसके थूक या लार के संपर्क में आने से भी डिप्थेरिया जो है फैल जाती है दूसरे व्यक्ति में। उसके बाद है तीसरा दूषित वस्तुएं, यानी कि मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, बर्तन,
खिलौने, रुमाल का उपयोग करने से भी डिप्थेरिया से दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो आप लोग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद ऐसे अंडरलाइन करके आप नीचे में लिख सकते हैं। 1 नंबर में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेकंड सीधा संपर्क यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट, तीसरा है दूषित वस्तुएं। दूषित वस्तुएं में आप लोग लिख सकते हैं कि मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़े, बर्तन, खिलौने, रुमाल, ये सब। ठीक है, तो ले लीजिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट और आराम से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब है इनक्यूबेशन पीरियड, यानी इनक्यूबेशन पीरियड आप लोग को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका डेफिनेशन इनक्यूबेशन पीरियड का। ठीक है, अब इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है डिप्थेरिया का, तो संक्रमण यानी कि संक्रमण बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के बीमारी के लक्षण दिखने तक के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्भवन अवधि किसे कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड से आप क्या समझते हैं, देन आप क्या लिखेंगे कि संक्रमण यानी कि बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के बीमारी का जब तक लक्षण दिखेगा तब तक का जो बीच का समय होता है ना, उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। यानी कि आप सरल भाषा में इसको लिखेंगे कि संक्रमण से लेकर बीमारी के लक्षण दिखने तक के समय को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें कि डिप्थेरिया का उद्भवन अवधि यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड जो है जनरली 2 से 5 दिन का होता है। कभी कभी यह 1 से 10 दिन का भी हो सकता है, लेकिन जनरली 2 से 5 दिन का होता है इनक्यूबेशन पीरियड डिप्थेरिया का। अब पांचवा हम लोग के पास है कॉम्प्लिकेशन पढ़ना है। डिप्थेरिया का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो डिप्थेरिया का कॉम्प्लिकेशन यही है कि अगर समय पर इलाज न किया जाए तो बैक्टीरिया के टॉक्सिन के कारण निम्नलिखित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी गंभीर समस्याएं हो सकती है, तो पहला यहाँ पे दिया गया है मायोकार्डिटिस। मायोकार्डिटिस में क्या होता है कि हृदय की मांसपेशियों में सूजन आता है जिससे हार्ट जो है फेल हो जाता है। तो देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्या होती है डिप्थेरिया की, मायोकार्डियस यानी कि हार्ट की मसल्स में सूजन आएगा जिससे हार्ट फेलियर हो जाएगा। सेकंड है श्वसन तंत्र में रुकावट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि गले की झिल्ली के कारण दम घुटना और सांस न ले पाना। जिसको डिप्थेरिया रहेगा उसको जो है दम घुटेगा और सांस जो है प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र की क्षति। तंत्रिका तंत्र की क्षति में क्या होता है कि नर्व्स को नुकसान पहुंचाना जिससे निगलने कठिनाई या लकवा हो सकता है। उसके बाद है किडनी का फेल्योर यानी कि गुर्दे की विफलता जिसमें टॉक्सिन के कारण किडनी जो है काम करना बंद कर देता है। तो यही सब कॉम्प्लिकेशन है किसके, डिप्थेरिया की। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है मायोकार्डिटिस, दूसरा है श्वसन तंत्र में रुकावट, तीसरा है तंत्रिका तंत्र की क्षति और चौथा है गुर्दे की विफलता यानी कि किडनी फेल्योर। आप लोग को एकदम टॉपिक एकदम माइंड में सेट करके रखना है ताकि उसके बारे में आप खुद से भी लिख सके, समझ करके भी लिख सके। लेकिन मेन होता है कि टॉपिक आपको याद है या नहीं। टॉपिक याद रहेगा तब तो आप उसके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे किया जाए डिप्थेरिया का, तो डिप्थेरिया का मैनेजमेंट करने के लिए जो है सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे, पेशेंट का आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन में क्या होता है कि मरीज को तुरंत अन्य लोगों से अलग करना है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, नॉर्मल है, उनको मरीज से तुरंत अलग करना होता है ताकि इन्फेक्शन फैलने से बच सके। उसके बाद दूसरा है एंटीटॉक्सिन थेरेपी। एंटीटॉक्सिन थेरेपी में क्या होता है कि टॉक्सिन को बेअसर करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन देना है। यहाँ पर अगर आपसे DAT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन किसको दिया जाता है, जिसको डिप्थेरिया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में क्या होता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए पेनिसिलिन या इरेथ्रोमाइसिन दी जाती है। कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो पेनिसिलिन या इरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है जिसको डिप्थेरिया होता है। और ये कभी भी दवा जो है अपने मन से नहीं खाना चाहिए, हमेशा डॉक्टर के सलाह से दवा लेना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है यहाँ पे लक्षण के आधार पर इसका सिम्टोमिक ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो लक्षणों के आधार पर मरीज को पूरी तरीके से बेड रेस्ट दें, बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल दें, सांस की गंभीर समस्या में ऑक्सीजन या आपातकाल में ट्रैकियोस्टोमी की आवश्यकता होती है। पहला क्या होता है कि मरीज को पूरी तरीके से बेड रेस्ट देना है। दूसरा है बुखार और दर्द के लिए पैरासीटामोल देना है। तीसरा है सांस की गंभीर समस्या में ऑक्सीजन या आपातकाल में ट्रैकियोस्टोमी की आवश्यकता होती है। उसके बाद सबसे जो सही चीज़ें होती है न्यूट्रिशन की, पोषण देना है मरीज को कि मरीज को निगलने में आसानी हो, इसीलिए उसको अर्ध तरल यानी कि सेमी सॉलिड लिक्विड देना है। कैसा पोषण देना है उसको? सेमी सॉलिड यानी कि लिक्विड देना है, जैसे दलिया वगैरह हो गया, कुछ लिक्विड जूस वगैरह हो गया, ये सब देना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको निगलने में परेशानी हो रही है। अब है मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन, डिप्थेरिया की रोकथाम कैसे करें, डिप्थेरिया के रोकने के उपाय क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है डिप्थेरिया को रोकने के उपाय। पहला है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। तो बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार पेंटावैलेंट वैक्सीन यानी कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आप लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़े होंगे कि डीपीटी का भी डोज लगाया जाता था पेंटावैलेंट वैक्सीन में, जैसे डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, यही डिप्थेरिया के लिए लगाया जाता था डिप्थेरिया को। इसका खुराक क्या होता है डिप्थेरिया का? तो जन्म से 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह पेंटावैलेंट के रूप में डिप्थेरिया का खुराक दिया जाता है। इसका बूस्टर खुराक कब दिया जाता है? तो पहला बूस्टर खुराक 16 से 24 मंथ में दी जाती है। कब दी जाती है? 16 से 24 मंथ में दी जाती है। और दूसरा बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की उम्र में दिया जाता है डीपीटी के रूप में। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और कल जो है इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा यूट्यूब पर। देन आपको टेस्ट लगा के बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इसी थ्योरी से होगा। तो इस थ्योरी को आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ना ही ऑब्जेक्टिव इसका छूटे, ना ही सब्जेक्टिव छूटे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है संपर्क में आए लोगों का इलाज, यानी कि करीबी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए इरिथ्रोमाइसिन दवा दी जाती है। क्योंकि ये बचाने के लिए किया जा रहा है, इसको रोकथाम का उपाय बता रहा है कि कैसे रोकथाम करना है। तो उसके संपर्क में जो भी लोग होंगे उसका इरिथ्रोमाइसिन दवा दे करके इलाज करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर के, ठीक है। उसके बाद है कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन, मरीज के कपड़ों, बर्तनों और कमरे को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करना है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नर्सिंग लाइन में, कि सारा चीज़ होने के बाद हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है कि समुदाय को टीकाकरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि मानव जो है, इंसान जो है, बीमारी से बच सके और लोगों को भी बचा सके। तो आपका जो है ये टॉपिक यहीं पर होता है ख़त्म। आई थिंक आप लोग को सारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा, डॉट जितना भी होगा डिप्थेरिया से रिलेटेड। बाकी आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि डिप्थेरिया जो है मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। इसका आप लोग आंसर ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा इसी के MCQ का, तो उसमें आप लोग को बताना है कि कितना सही हुआ, इसीलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है।